Hello and welcome everyone. This is the second part of the topic human resource planning. जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है. इट इज़ प्लेसिंग राइट पर्सन at the right job at the right time and at the right place. We also discussed the various needs and objectives of HRP. साथ ही साथ हमने मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. We also discussed about the demand forecasting. Now the next topic which we come to is the supply forecasting. Supply forecasting का मतलब कि आप कैसे human resources को available कराइएगा किसी भी organization को at any point of time. See, the fact is there is plethora of human resources available. Abundant. बहुत population इंडिया की, बहुत लोग प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक सही आदमी सही काम करने के लिए सही वक्त पे और सही जगह पाना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. वो एक जन को ढूंढना जो इतना मोटिवेटेड है, उसका मोरल इतना हाई है कि बहुत सही काम कर रहा है आपके लिए, बहुत अच्छे से काम कर रहा है आपके लिए. तो ये डिमांड फोरकास्ट करके ये सप्लाई कैसे आप कहाँ से लाएंगे, ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो कहते हैं कि जैसे आपका जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो सोर्सेज आपका सप्लाई इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों से हो सकता है. जब इंटरनल सोर्सेज होते हैं तो कौन हो गए कि ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके पास एम्प्लॉयड हैं, जो आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दीज आर द इंटरनल सोर्सेज. एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज, जो बाहर के लोग हैं. अब इंटरनल सोर्सेज को आप ट्रेन करके, डेवलप करके, ट्रांसफ़र करके, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, दे आर इन्यूमरस थिंग्स जिससे करके आप अपना काम करवा सकते हैं. कि कोई एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज के अपना आप काम करवा सकते हैं, उसकी प्रमोशन करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो सकता है, इंटर सिटी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो कुछ भी आप करा सकते हैं. तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या रिजर्वॉयर्स ऑफ स्किल्स, पोटेंशियल्स और जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट आते एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं आपके लोकल फैक्टर्स. लोकल फैक्टर्स मतलब क्या कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो लोकली आपको जो ह्यूमन रिसोर्स को लेने में हेल्प करते थे. किसी भी एट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोच के रखते हैं कि ये सारे लोकल फैक्टर्स हैं कि कभी भी हमें अगर एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन लोगों को हिट इस जगह को या इस फैक्टर्स के कारण इसको हिट कर सकते हैं. तो पहला आपका आता है पॉपुलेशन डेंसिटी. देन आपका आता है करंट वेज एंड वेज स्ट्रक्चर, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका. उसके बाद आता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है वहाँ पे, कि किसी भी अगर लोकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है तो ऑब्वियसली आपको तुरंत लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन लोकल एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो आपको काम करने में इतना जल्दी लोग नहीं मिलेंगे, आपको उनको ल्योर करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से. देन अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन पार्ट टाइम, टेम्पररी और कैजुअल बेसिस, कि आप कैसे लोगों को आप मतलब देखिए, आप हमेशा क्या होता है ना कि आपको लोग चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट ही लोग चाहिए. हो सकता है कि कुछ क्षण भर के लिए लोग चाहिए, कुछ टेम्पररी स्टाफ चाहिए, कोई कैजुअल स्टाफ चाहिए, शायद कुछ सीजनल काम करने के लिए स्टाफ चाहिए. तो है कि आपके अब लोकेलिटी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लोकेलिटी है, जो भी उसका नियर अबाउट विसिनिटी है, उसमें टेम्पररी और कैजुअल बेसिस पे काम करने वाले लोग कैसे अवेलेबल हैं. देन लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कैसे आउटपुट होता है. ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कॉलेज से वो लोग प्लेसमेंट करते हैं, तो कैसे प्लेसमेंट करते हैं, क्या होता है, क्या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें. देन लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है. ऑब्वियसली अगर आप कहीं भी कोई आदमी काम करना चाहेगा तो देखेगा अगर लोकल ट्रांसपोर्ट ईजी है तो अगर थोड़ा सा दूर में भी रहे तो आदमी आराम से मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन में को एम्प्लॉयज़. रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ होते हैं. देन ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनको क्वालिफिकेशन स्किल है, या पैटर्न ऑफ माइग्रेशन और इमाइग्रेशन. लोग आते जो जाते हैं किसी भी सिटी में बिकॉज लाइक सिटी में अच्छा है रेसिडेंशियल जो फैसिलिटीज़ इज़ बेटर, तो क्या उसका होता है. देन एक अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ बेटर वर्क प्लेस, कंपनी कैसा है, पे मास्टर अच्छा है कि नहीं, उसकी एजुकेशन फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे हैं. देन लोकल गवर्नमेंट का कैसा उसका क्या उसका पॉलिसीज़ है टूवर्ड्स द रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. नेक्स्ट आर द नेशनल फैक्टर्स. नेशनल फैक्टर्स क्या है कि ट्रेंड क्या है ग्रोथ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन का, कैसा वो लोग काम करना, क्या ट्रेंड जनरली कैसा चल रहा है, कैसे
एक समय था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स होते तो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए। एक समय था जब आपका कंप्यूटर्स नया आया तो बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर। तो है कि कैसा ट्रेंड इन जनरल चल रहा है वर्किंग पॉपुलेशन का। देन सर्टन कैटेगरीज इज ह्यूमन रिसोर्सेज में से टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोफेशनल, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, टेक्नीशियंस, सेक्रेटरीज, क्लासमेट्स, ग्रेजुएट्स, कैसा डिमांड है उन लोगों का। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि आपका जो यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आउटपुट कैसा हो रहा है, उसका टर्नओवर कैसा है, उसके स्टूडेंट्स कैसे निकल रहे हैं। एजुकेशनल पैटर्न्स में अगर जो चेंजेस होता है वो भी आपका सप्लाई में बहुत इफेक्ट करता है। साथ ही साथ आप एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अलूव फ्रॉम द सोसाइटी। जो भी कल्चर सोसाइटल चेंजेस होंगे इन बाई फार एंड सो जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता ही करता है। देन अनदर इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स। जैसे मान लीजिए वो कैसा गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कीम, देर आर लॉट्स ऑफ लाइक यू हैव दिस पोर्टल, स्वयं पोर्टल, राइट। और राइट नाउ वी हैव दिस हार्वर्ड वाला निकला हुआ है कि वो बहुत सारे फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट किस तरह से कोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट कौन सी ट्रेनिंग बहुत सारी वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं, SHGs जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कितना सारा योजना उन लोग का निकलता रहता है। तो कैसा है, कैसे गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, आप कितने क्वालिफाइड है, ये सारा सप्लाई पर डिपेंड करता है। देन इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, कि एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के लिए उनके क्या पॉलिसीज़ है। देन माइग्रेशन इन माइग्रेशन पॉलिसीज़, कि वो जो हमने बता चुका है कि लोग कितने आ रहे हैं जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्या तरीका है, किस तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कैसे वो फोरकास्ट हो सके, आई एम सॉरी। सो वी सी है कि जो नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर। दैट इज डिमांड करना, डिमांड फोरकास्ट करना, और फिर देखना कि मेरे पास कितना अवेलेबल सोर्स है, कितना सप्लाई मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स का है। नाउ नेक्स्ट इज द स्किल इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्रीज मतलब क्या हुआ, स्किल हो गया इज़ द एबिलिटी टू ऑफ सम नॉलेज या स्किल ऑफ सम नॉलेज। अब देखिए स्किल लेवल में 3 टाइप के होते हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं। अनस्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है, स्किल लेबर होता है। अभी क्या है कि पहले उसका काम है पहले देखना कि एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाना। पहले इन्वेंट्री लिस्ट में जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वो लिस्ट बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, हेड काउंट। हेड काउंट मीनिंग क्या, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्स वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, स्किल वाइज, पेरोल वाइज वो एक अपना एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक जॉब फैमिली इन्वेंट्री बनाते हैं कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ़ जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जो जॉब से रिलेटेड सेम कैटेगरी में उसके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। देन एज इन्वेंट्री बनाते हैं कि किस एज में और किस कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि क्या होता है ना, किसी जॉब प्रोफाइल के लिए ज़्यादा मैच्योर लोगों को ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। तो तब उस समय से वो आपका वो एज ग्रुप या वो एक्सपीरियंस लेके वो लोग जाएंगे। या फिर कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम एकदम नया आइडिया, नया फ्रेश ब्लड, न्यू आइडियाज़, यू ब्रिंग न्यू पीपल, न्यू एनर्जी इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। उस समय क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का उस समय जब होता है तब अब वो आपका ये फ्रेश ब्लड को वहाँ पे जो नए पास आउट्स हैं या जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस जिनका है उनको लेके जाते हैं। देन इज़ द इन्वेंट्री ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ एंड कैपेबिलिटीज़, कि जो स्किल है ऑर्गेनाइजेशन का 10 साल, 15 साल, 20 साल जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो इन्वेंट्रीज बनाते हैं। देन क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग, कि उनको कितना उनका क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ उन्होंने क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उसके हिसाब से वो इन्वेंट्री लिस्ट बनाते हैं। देन वी ऑल नो अबाउट द ग्रेड एंड अलाउंस वाइज जो वो होता है, तो ग्रेड वाइज और सैलरी ग्रेड वाइज वो लोग इन्वेंट्री बनाते हैं। देन वो इन्वेंट्री यही बनाते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोकल हैं और कितने नॉन लोकल हैं। साथ ही साथ वो लोग इन्वेंट्री ये भी बनाते हैं कि अगर वो पोटेंशियल्स का, कि परफॉर्मिंग किसी को चैलेंजिंग जॉब दिया जाए कोई भी जॉब दिया जाए तो उस सिचुएशन में उस ह्यूमन बीइंग ने या उस ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वो कभी कभी कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी नहीं घबराते हैं। तो वो लोग जब नहीं घबराते हैं तो वैसा उन लोग को वैसा मतलब पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस के हिसाब से वो लोग स्टॉक करके रखते हैं।
देन इज द लेबर वेस्टेज, वी आई डिस्कस दिस इन द लास्ट स्लाइड। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ कभी कभी बहुत लेबर टर्नओवर हो जाता है। लेबर टर्नओवर मतलब वो लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी आप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, बट ड्यू टू सम रीजन देयर मे बी लेबर वेस्टेज, ठीक है, विच हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एंड वी कैन नॉट, यू नो, इट इज़ ह्यूमन थिंग, ह्यूमन बीइंग थिंग, एंड ये कभी कभी कुछ वेस्टेज हम लोग कितना भी, बिकॉज इट्स फ्यूचर, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, व्हाट वी ट्राई टू डू इज बेस्ड ऑन द वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वी ट्राई टू प्रिडिक्ट, हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एकदम एक्यूरेटली नहीं बता, जो प्रिडिक्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है, एकदम परफेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है कभी कभी ना हमारा जो वेस्टेज भी हो जाता है। तो लेबर टर्नओवर जो होता है, इट इज़ गिवन बाय सम फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड, जनरली मान लीजिए 1 ईयर के लिए वो लोग छोड़ दिए, डिवाइडेड बाय उसी पीरियड में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है इनटू 100, दैट इज़ द लेबर टर्नओवर रेट। अभी एचआर मैनेजर्स का क्या काम है कि जब भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो ऑब्वियसली उनको 1 महीने की नोटिस देनी होती है। तो एक देयर इज़ वन इंटरव्यू विच इज़ कॉल्ड द एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन से आदमी जा रहा है उस समय उस एम्प्लॉय का एक इंटरव्यू होता है, ये पूछने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अब तो उसने नोटिस दे दिया है, यू कैन नॉट स्टॉप द मनी, यू हैव टू रिलीज दैट पर्सन, बट द थिंग इज दैट पर्सन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। उसके बाद होता है क्या कि जो मैनेजर्स, जो भी उनमें कमी रही है या जो भी जिस भी रीज़न से वो चाह रहे हैं, वो कोशिश करते हैं आगे वो प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो एचआर मैनेजर कोशिश करते हैं लेबर स्टेबिलिटी इंडेक्स बनाने का, which is equal to number of employees with 1 years of service or more divided by number of employees 1 year ago, 1 साल पहले, into 100। और जब हम लोग इंस्टेबिलिटी को हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं तो लेबर जो है वो लेबर टर्नओवर हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। यू सी लेबर टर्नओवर इज़ नॉट वेरी गुड। व्हाई इज़ इट वेरी गुड? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉय को लाते हैं तो आप उनको ट्रेन करते हो, आप उसको सिखाते हो, उससे मनी, एनर्जी, पैसे सब लगते हैं, उसके आप इंडक्शन कराते हैं, उनको रहने सिखाने, सब चीज़ होता है। देन उससे पहले उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जॉब एनालिसिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट the lot of time is used, so a lot of money, lot of time, lot of energy is used, and then when person learns all these skills, they leave the organization. So the what happens is you afford the next time you have to, you know, double in your effort, और उसके बाद फिर से दोबारा से उतना ही पैसे, टाइम, एनर्जी वगैरह सब लगाओ, फिर से नया आदमी ढूंढो। तो क्यों ना जिस आदमी को हम ट्रेन कर रहे हैं उसी को अच्छे से बना के रखें, राइट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयज़ जब चाहे चेंज कर सकते हैं, तो आप उनको वैसा एनवायरनमेंट ही क्यों ना दें कि वो कभी चेंज ना करना चाहें। इसी में बेस्ड ना कुछ पोटेंशियल लॉसेस जो होते हैं, यू नो, उसको कुछ द लॉसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको हम लोग यू नो दे आर क्लासिफाइड। एक होता है परमानेंट टोटल लॉस। परमानेंट टोटल लॉस मतलब वो जिसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, जैसे डेथ्स, ऑब्वियसली वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन अ हैंड, या कोई वॉलंटरी वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, या डिसमिसल मतलब जिसको किसी से आप काम से हटा देते हैं। रिट्रेंचमेंट हो गया कि आपके पास काम नहीं है तो आप लोगों को काम से हटा रहे हैं, या प्रमोशंस कर रहे हैं तो वो प्लेस वेकेंट हो जा रहा है, डिमोशन हो रहा है उसका तो वो प्लेस वेकेंट हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो प्लेस वेकेंट हो जा रहा है। तो मतलब वो जो जॉब का वो प्लेस है वो वेकेंट हो गया टोटली। तो आप उसको क्या करेंगे, दूसरे जगह से प्रमोशन करके या ट्रांसफ़र करके या नए लोगों को लाके वहाँ रिक्रूट करते हैं। परमानेंट पार्शियल लॉस होता है कि जब यू नो इट इज़ नॉट बिकॉज टोटली वो चला गया आदमी, बट कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ लॉस ऑफ सम स्किल्स, पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, बीमार है या एक्सीडेंट है, ठीक है। अब इल है और बीमार है तो अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो नया स्किल और नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। देन टेम्पररी टोटल लॉस, इसमें क्या होता है, देयर इज टेम्पररी लॉस, ठीक है, टेम्पररी टोटल लॉस, इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ एप्टीट्यूड्स, वैल्यूज, चेंज इन आउटलुक, एटीट्यूड ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम करने वाले, वो फॉर सम रीज़न जो अपने डिपार्टमेंट या जॉब के प्रति मोटिवेटेड नहीं है, राइट अगर मोटिवेटेड नहीं है तो जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस्ट। इसमें इस एब्सेंटिज्म भी आता है कि लोग आ नहीं रहे हैं काम पे, तो क्या हो रहा है, काम का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, द काइंड ऑफ लॉस। देन टेम्पररी पार्शियल लॉस,
टेम्पररी पार्शियल लॉस होता है कि वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और को कंसल्टेंसी और एडवाइस का ऑफर करने चले गए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब उस जगह पे अभी तो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन क्या है ना, एक तरह से ये अगर किसी को दूसरे को कंसल्टेंसी या एडवाइस ऑफर करने के चले गए तो एक तरह से वो लोग वापस से रेवेन्यू भी गेन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन पोटेंशियल एडिशंस। पोटेंशियल एडिशंस किस में, अभी जो इन्वेंट्री आपके पास है ऑलरेडी उसमें, ताकि जो हम लोग लॉस जो हो रहा है वो कम कर सके, ठीक है। तो परमानेंट टोटल, तो आप उस रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, प्रमोशन कर रहे हैं जूनियर्स के या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आपका परमानेंट एडिशन हो गया जो आपके पास रहेंगे। परमानेंट पार्शियल एडिशन मतलब क्या, जब आप उसको स्किल प्रोवाइड कर सकते हो वाया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है ह्यूमन रिसोर्सेज का, आप उसको स्किल प्रोवाइड करो ताकि आप उसको ट्रांसफ़र वगैरह कर सको। टेम्पररी टोटल एडिशंस का मतलब क्या होता है कि दीज एम्प्लॉय द कंसिस्ट ऑफ डेप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। टेम्पररी मीनिंग क्या, थोड़ा देर के लिए। टोटल एडिशंस तो क्या होता है कि आप दूसरे जगह से लेके, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके आप एम्प्लॉयज़ को अपने जगह पे रखते हैं, ठीक है। और टेम्पररी पार्शियल एडिशंस मतलब क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को लेके नहीं रखते बल्कि सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेंसी या एडवाइस ले रहे हैं, राइट। This is all in the HRP chapter. So HRP what we studied about what is HRP, the need of HRP, the objectives of HRP, the process of HRP. फिर हमने डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ा, सप्लाई फोरकास्टिंग पढ़ा, स्किल इन्वेंट्रीज पढ़े, इसमें हम लोगों ने लॉसेस ही पढ़े और एडिशन कैसे कर सकते हैं आप ह्यूमन रिसोर्सेज में, हमने ये वो भी पढ़ा। That is all for this chapter. Stay safe, stay home. Keep learning. Thank you.